Good morning, students. Today we are going to begin with a very important topic from Unit 2 Current Electricity, and the topic name is potentiometer. Before we begin, I assume that you already know about EMF of the cell, terminal potential of the cell, and internal resistance of the cell. So having known all these topics, so let us begin with potentiometer. Students, अगर आपने कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो सर्किट में तो जनरली वी मेक यूज ऑफ अ वोल्ट मीटर. Similarly, if we have to find out EMF of the cell, we can find that with the help of voltmeter, but that will be an approximate result. अगर आप लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ की डेफिनेशंस को क्लोजली देखो तो आपको पता लगता है कि ईएमएफ की वैल्यू किसी सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस की वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जब उस सेल में से कोई भी करंट ड्रॉ ना किया गया हो. तो अगर हम एक सेल को एक वोल्ट मीटर के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो उस वोल्ट मीटर को फंक्शन करने के लिए सेल में से कुछ अमाउंट में करंट ड्रॉ करना पड़ता है. एज ए रिजल्ट वोल्ट मीटर में के स्केल पे जो रीडिंग आती है वो ईएमएफ ना होके उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है. लेकिन आज हम एक ऐसे डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जो कि सर्किट में कोई करंट सेल में से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा क्योंकि वो नल पॉइंट मेथड के ऊपर फंक्शन करता है और जिस जगह पे उसका बैलेंस पॉइंट आएगा उस जगह पे सेल का करंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसमें से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होगा. एज ए रिजल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमें मिलेगी वो एग्जैक्टली उसकी ईएमएफ के बराबर होगी. हालांकि ये डिवाइस वोल्ट मीटर की तरह से सिंपली स्केल के ऊपर रीडिंग शो नहीं करेगी. इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन से हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. सो लेट अस सी. Potentiometer is a device which is used to measure potential difference between two points accurately. As I already told you, ये सेल में से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा तो जो वैल्यूज ये हमें बताएगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होंगी. सो लेट अस सी व्हाट इज इट्स कंस्ट्रक्शन. As you can see here, potentiometer is nothing but a 4-meter wire of an alloy. जैसे कि आपको दिख रहा है A से B पॉइंट तक 4 सेगमेंट्स में एलॉय के 4 पोर्शन, वायर के 4 पोर्शन यहाँ पे लगे हुए हैं. हर वायर के पोर्शन का, हर सेगमेंट का जो पार्ट है उसकी जो लेंथ है दैट इज़ 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर और हर हिस्से को फर्दर कनेक्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ थिक मेटल स्ट्रिप्स. ये थिक मेटल स्ट्रिप्स ये इंश्योर करेंगे कि सर्किट में जितना भी रेजिस्टेंस है वो उस एलॉय वायर का ही हो और बाकी के जो कनेक्शन पॉइंट्स हैं उनका रेजिस्टेंस जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा. ये वायर जो है ये हम किसी एलॉय की लेंगे. दैट एलॉय कैन बी कॉन्स्टेंटिन और मैंगनीन और एनी अदर सच सुटेबल एलॉय. स्टूडेंट्स, एलॉय यूज़ करने का बेनिफिट क्या है? वी ऑलरेडी नो इफ वी कंपेयर बिटवीन एलॉयज एंड मेटल्स, alloys have got higher value of specific resistance as well as lower value of temperature coefficient of resistivity. तो दो बेनिफिट हैं एलॉय को यूज़ करने के. पहला तो इसकी रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से 4 मीटर वायर जो हमने यूज़ की है यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर कनेक्शंस कनेक्टेड इन द सर्किट. नंबर 2, क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो स्मॉल होता है तो एज अ रिज़ल्ट टेम्परेचर अगर थोड़ा बहुत चेंज करता भी है सर्किट का तो इमीडिएटली इस वायर का रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं करेगा. तो ये दो बेनिफिट्स की वजह से हम यहाँ पे जो वायर यूज़ करते हैं वो एलॉय की यूज़ करते हैं. तो एलॉय कुड बी कॉन्स्टेंटिन और मैंगनीन एंड सो ऑन. सो लेकिन सर्किट में सिर्फ ये 4 मीटर की वायर ही सफिशेंट नहीं है. वी हैव टू मेक सर्टेन कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट टू फ्लो थ्रू द वायर. हमें कांस्टेंट करंट को फ्लो कराना है तो उसके लिए हमें सर्किट में कुछ एक और कंपोनेंट्स की ज़रूरत है. सो लेट अस सी व्हाट आर दोज कंपोनेंट्स. सो वी आर गोइंग टू मेक यूज़ ऑफ 4 मोर कंपोनेंट्स हियर. तो यहाँ पे एक ये सेल है जिसकी हेल्प से हम सर्किट में करंट फ्लो कराएंगे और इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये इस पूरी वायर के अक्रॉस स्प्रेड होगा. इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस ये पूरी वायर के अक्रॉस स्प्रेड हो जाएगा आके, क्योंकि ये 4 सेगमेंट्स जो वायर के लगे हुए हैं दे आर जस्ट लाइक
4 resistors which are connected in series, और हमें पता है कि जब 4 कंपोनेंट्स या 4 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं किसी सेल के अक्रॉस, तो उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है उन चारों के अक्रॉस। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बाकी कंपोनेंट्स का रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर दूँ, तो ये सेल का जो रेजिस्टेंस है, इस सेल की जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो ये वायर के सेगमेंट्स के अक्रॉस जाके डिवाइड हो जाएगी। तो इस सेल को हम यूज़ करेंगे सर्किट में करंट डेवलप करने के लिए, और क्योंकि हमें सर्किट में करंट कांस्टेंट चाहिए, तो हम यहाँ पे दो चीज़ें और यूज़ कर रहे हैं उस कांस्टेंट करंट के लिए। एक रियोस्टेट है और एक एमीटर है। एमीटर की हेल्प से हम हमेशा ये देख सकते हैं कि सर्किट में करंट कितना है, और रियोस्टेट की हेल्प से अगर कोई माइनर एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो हम उसे कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके अलावा सर्किट को मेक या ब्रेक करने के लिए वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ अ की। अगर हम यहाँ पे सेल की बजाय प्रैक्टिकल सिचुएशन में एक बैटरी एलिमिनेटर यूज़ करते हैं जिसमें ऑलरेडी एक ऑन एंड ऑफ स्विच है, तो की हमें ज़रूरत नहीं होगी। सो नाउ वी जस्ट कनेक्ट द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट। सर्किट के कंपोनेंट्स हमने कनेक्ट कर दिए हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे पर्पस क्या था कि हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से फाइंड करना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस वायर के किसी भी सेगमेंट, किसी भी पोर्शन के अक्रॉस कितनी वोल्टेज या कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो नोट करने के लिए हम यहाँ पे इस सिचुएशन में सिर्फ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए जो पॉइंट ए है वहाँ पे एक वोल्ट मीटर और उसके साथ एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के लिए जॉकी को भी कनेक्ट करेंगे, ताकि हम वायर के किसी भी लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी रीडिंग को नोट कर सकें। सो लेट अस सी। तो यहाँ पे हमने ए पॉइंट के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर और एक जॉकी को कनेक्ट कर दिया। इस जॉकी को हम पूरी वायर के अक्रॉस कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे हम इसे अलग अलग पॉइंट्स पे कनेक्ट करेंगे वैसे वैसे ही वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है वो चेंज करेगी। वो क्यों चेंज करेगी? क्योंकि इस सेल की वोल्टेज जो इस वायर के अक्रॉस डेवलप हुई है, मान लो कि ये सेल जो है इसकी ईएमएफ जो है मैं यहाँ पे मान लेती हूँ से दैट इज़ 4 वोल्ट, और मैं यहाँ पे एमीटर, रियोस्टेट और बाकी सारे सर्किट कंपोनेंट्स की रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल अगर मान लूँ, तो ये 4 वोल्ट जो है ये यहाँ पे इस वायर के अक्रॉस आके स्प्रेड हो जाएगा। अब अगर ये वायर जो है वो 4 मीटर लेंथ की है, तो इसका मतलब है कि वायर के हर सेगमेंट के अक्रॉस 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप होगी। एज अ रिजल्ट, अगर मैं इस जॉकी के साथ पहली वायर के मिड पॉइंट के ऊपर कनेक्ट करूँ, तो क्योंकि ये पूरे सेगमेंट के अक्रॉस 1 वोल्ट वोल्टेज थी, तो हाफ सेगमेंट के अक्रॉस होगी 0.5, तो वहाँ पे मेरे पास जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी दैट विल बी 0.5 वोल्ट। सिमिलरली अगर मैं इस एंड पॉइंट के ऊपर आके कनेक्ट करूँ, तो वहाँ पे आके मेरे पास जो रीडिंग हो जाएगी वोल्ट मीटर की वो 1 वोल्ट हो जाएगी। सिमिलरली वहाँ से इधर आके अगर फिर से मिड पॉइंट पे करूँ तो 1.5, यहाँ पे करूँ तो 2 वोल्ट एंड सो ऑन। तो टोटल 4 वोल्ट जो है अगर मैं 400 सेंटीमीटर वाले पॉइंट के ऊपर आके कनेक्ट करूं, तो यहाँ पे मुझे 4 वोल्ट की वैल्यू मिलेगी। तो हमें क्या नज़र आ रहा है, जैसे जैसे हम जॉकी को आगे से आगे कनेक्ट करते हैं वायर के अक्रॉस, वैसे वैसे वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। सो लेट अस सी, अगर हम की को क्लोज करते हैं और सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, तो उससे क्या होगा। हम यहाँ पे कोई लेंथ L मान रहे हैं। अगर हमने जॉकी को इस पॉइंट के ऊपर कनेक्ट किया जहाँ पे A पॉइंट से लेके J पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ L सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, जो पोटेंशियोमीटर होता है उसके वायर्स के साथ ही या उन वायर्स के नीचे ही एक स्केल भी कनेक्ट किया होता है। तो एट एनी पॉइंट यू कैन फाइंड आउट कि जहाँ पे आप जॉकी कनेक्ट कर रहे हो वहाँ तक वायर की लेंथ कितनी है। सो आफ्टर वी कनेक्टेड हेयर, हमने सपोज किया है यहाँ पे कि जो लेंथ है वायर की वहाँ पे दैट इज इक्वल टू L सेंटीमीटर। सो लेट अस सी फर्दर। अब हम पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल की बात करने लगे हैं। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एज पर ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और अगर सर्किट का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है देन वी कैन से V इज इक्वल टू I इंटू R। अब यहाँ पे R क्या है? R इस वायर का रेजिस्टेंस है, वायर के किसी भी सेगमेंट का जहाँ तक हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अगर मान लो कि यहाँ पे जब A पॉइंट से हमने इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया था और जॉकी को मैंने कनेक्ट किया था J पॉइंट के ऊपर, तो उस टाइम पे मुझे जो लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है वो लेंथ है AJ। AJ लेंथ की जो वायर है उसकी लेंथ हमें पता है L है।
अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लें और इसकी रेजिस्टिविटी को रो मान लें, तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी रो एल अपॉन ए। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने शुरू में देखा कि हमने सर्किट के करंट को कांस्टेंट किया हुआ है और टेम्परेचर हम अज्यूम कर रहे हैं कि चेंज नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स टू से रेजिस्टिविटी विल ऑल्सो रिमेन अनचेंज फॉर द गिवन वायर। सिमिलरली जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वायर का, वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है, तो ए की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये सारी टर्म्स आई इंटू रो अपॉन ए, ये सारी टर्म्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं। तो यहाँ से हमें क्या नज़र आएगा, एज यू कैन सी हियर v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू l, और इसका मतलब ये हो गया कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। इसका मतलब कि पोटेंशियोमीटर की वायर के किसी भी सेगमेंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी लेंथ के। जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा, अगर हम जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर कांटेक्ट देते हैं, तो जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो भी बढ़ती जाती है। सो दैट शोज दैट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। तो इस चीज़ को हम कैसे सम अप कर सकते हैं, दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। यही पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। सो एज यू कैन सी हियर, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं और मैं v और l की वैल्यूज़ को नोट करके उनका ग्राफ प्लॉट करूं, v और l की वैल्यूज़ कैसे नोट करेंगे, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर हम जैसे जैसे इस जॉकी को स्लाइड करेंगे तो हर एक लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्ट मीटर की कुछ रीडिंग आएगी। तो v और l की वैल्यूज़ नोट करके अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ, जैसे कि हमें पता है क्योंकि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l है, तो एज अ रिजल्ट वो ग्राफ जो आएगा दैट विल बी अ स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन एज यू कैन सी हियर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो कांस्टेंट k आया था, इस कांस्टेंट k की वैल्यू जो है वो बेसिकली v अपॉन l के बराबर है। और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, हमें पता है उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये वैल्यू जो है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसकी वैल्यू इस क्वांटिटी के बराबर है आई रो अपॉन ए। तो एक गिवन पोटेंशियोमीटर के लिए फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट, ये वैल्यू जो रहेगी हमेशा कांस्टेंट होगी, प्रोवाइडेड कि हम इंश्योर करें कि करंट चेंज नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। इसके अलावा हम इस चीज़ को पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो हमारे पास अभी फॉर्मूला आ गया v इज इक्वल टू k इंटू एल। तो इसका मतलब है कि अगर मैं सर्किट में किसी भी लेंथ L के ऊपर जॉकी को कनेक्ट करूं तो उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है ये फाइंड करने के लिए सिंपली मुझे उस लेंथ के बारे में ही पता होना चाहिए। K मुझे ऑलरेडी पता है, तो K इंटू एल करके मैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकती हूँ। सो लेट अस नाउ गो फर्दर। थोड़ा सा हम पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल को और वर्किंग को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे बिफोर वी मूव ऑन टू इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट सपोज करने लगी हूँ। उसी तरह से 4 मीटर वायर हमने ली है। उसके ये जो सेगमेंट्स हैं उनके अक्रॉस हमने थिक कॉपर स्ट्रिप्स लगा दी हैं। ये वाला जो एंड है, से दिस एंड इज ए एंड दिस एंड ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज बी। स्टूडेंट्स, जनरली जहाँ पे हम ड्राइवर सेल, जो हमने बड़ा वाला सेल जिसकी वजह से सेल के अंदर वोल्टेज थी, उस सेल को हम जनरली बोलते हैं ड्राइवर सेल। तो जहाँ पे हमने ड्राइवर सेल का पॉजिटिव कनेक्ट किया होता है उस एंड को हम ज़ीरो एंड मानते हैं। उस एंड से जब हम स्केल को रीड करना शुरू करते हैं, हम यहाँ से ज़ीरो रीड करते हैं, तो ये ज़ीरो से लेके यहाँ तक 100 आएगा। उसके बाद 101 1 से लेके 200 एंड 201 से 300 एंड सो ऑन, इस तरह से रीडिंग आएगी। इस सेल की ईएमएफ मैं मान रही हूँ ई। उसके अलावा सर्किट में करंट की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए हमने एक एमीटर और एक रियोस्टेट को यूज़ करना है। ये इस तरह से हमने सर्किट कनेक्ट कर लिया। अब स्टूडेंट्स, जो हमारा पर्पस यहाँ पे है, हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं या सेल की ईएमएफ को फाइंड करना चाहते हैं। तो वो हम कैसे कर पाएंगे, लेट अस सी। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये जो सेल है, जो ड्राइवर सेल है, उसकी ईएमएफ ई है,
मान लो उसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है I, तो ये सर्किट करंट किस तरह से फ्लो करेगा, इस तरह से, यहाँ से इस तरफ जाएगा, यहाँ से इस तरफ जाएगा, फिर उसके बाद इस तरफ आएगा और इस तरफ जाएगा और इस तरह से ये सर्किट सारा क्लोज होगा। अब हमें जो ड्राइवर सेल की वोल्टेज, जैसे कि मैंने पिछली सिचुएशन में माना था कि मान लो कि बाकी सारे कंपोनेंट्स को निकाल के जो वायर है उसको 4 वोल्ट की वोल्टेज मिल रही है ड्राइवर सेल से, तो हर 1 मीटर लेंथ के अक्रॉस 1 वोल्ट की वोल्टेज होगी। तो अगर यहाँ पे मैं एक प्राइमरी सेल कनेक्ट करूं जिसकी ईएमएफ मान लो E1 है, तो ये प्राइमरी सेल मैंने ऐसा लिया है जिसकी ईएमएफ ड्राइवर सेल से कम है। और स्टूडेंट्स देखिए बहुत ध्यान से, मैंने इनकी पोलैरिटीज़ किस तरह से ज्वाइन की हैं। मैंने ड्राइवर सेल का पॉजिटिव जिस पॉइंट पे कनेक्ट किया है टर्मिनल, उसी पॉइंट पे मैंने प्राइमरी सेल का पॉजिटिव भी कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैं इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रही हूँ और ये एक जॉकी है। स्टूडेंट्स, हमने पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते टाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट को फाइंड करना होता है जिसे हम बोलते हैं बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट। वो नल पॉइंट कौन सा पॉइंट है जहाँ पे अगर मैं जॉकी से कनेक्ट करूँ तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो है दैट शुड टर्न आउट टू बी ज़ीरो, वो ज़ीरो हो जानी चाहिए। अब मान लो कि इस सिचुएशन में मैंने जब इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे कनेक्ट किया अक्रॉस दिस लेंथ L, मान लो उस टाइम पे जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है वो ज़ीरो हो गई है। तो इस चीज़ का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर हम 2 सेल्स इस तरह से कनेक्ट कर दें कि दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों के नेगेटिव नेगेटिव आपस में कनेक्टेड हों, तो ये दोनों सेल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराने की कोशिश करते हैं। और अगर इन दोनों सेल्स की ईएमएफ बराबर हो, जैसे कि ये मान लो दोनों ड्राई सेल हैं, दोनों की ईएमएफ 1.5 वोल्ट है और दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव हम आपस में कनेक्ट कर दें और बाकी सर्किट के थ्रू नेगेटिव नेगेटिव आपस में कनेक्ट हो जाएं, तो वहाँ पे वो दोनों सेल एक दूसरे की ईएमएफ को कैंसिल आउट कर देंगे और सर्किट में कुछ भी करंट की वैल्यू नहीं होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इस सर्किट में हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये बैटरी, यहाँ पे ए पॉइंट के साथ हमने ड्राइवर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है और वहीं पे ये जो नीचे प्राइमरी सेल है इसका पॉजिटिव भी कनेक्ट किया है। अगर इस पॉइंट जे के ऊपर जब मैंने जॉकी को रखा उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ज़ीरो हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि सर्किट में ड्राइवर सेल की वजह से जो वोल्टेज डेवलप हुई थी वो प्राइमरी सेल की ईएमएफ के बराबर है और वो दोनों सेल क्योंकि कनेक्टेड इस तरह से हैं कि दोनों का पॉजिटिव एक ही पॉइंट पे है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों सेल ऑपोजिट डायरेक्शंस में करंट फ्लो कराने की कोशिश कर रहे थे और जे पॉइंट के ऊपर आके दोनों की वोल्टेज इक्वल होके कैंसिल हो गई है। तो यहाँ पे जो पॉइंट जे होगा दैट विल बी कॉल्ड एज बैलेंस पॉइंट और ए जे जो लेंथ होगी जिसको हमने यहाँ पे एल माना हुआ है दैट विल बी कॉल्ड एज दी बैलेंसिंग लेंथ। अब स्टूडेंट्स, हमें ऑलरेडी पता है कि जो वोल्टेज है अक्रॉस द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर विल बी गिवन बाय करंट इनटू रेजिस्टेंस एंड हेयर रेजिस्टेंस इज रो एल अपॉन ए और यहाँ पे जो I इंटू रो अपॉन ए, ये जो वैल्यू थी इसको हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट बोला हुआ था। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है L लेंथ के अक्रॉस ये बेसिकली K इंटू एल के बराबर है और पोटेंशियोमीटर के लिए K की वैल्यू हमें पता है क्योंकि I कितना है वो हमें एमीटर से दिख रहा है, उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू मटीरियल से पता लग जाएगी। क्रॉस सेक्शन एरिया हम विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू गेज फाइंड कर सकते हैं, तो K हमें पता है। तो जैसे ही मुझे लेंथ L पता लगेगी जिस लेंथ के ऊपर आके गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ज़ीरो हो गई, तो वैसे ही मुझे ये पता लग गया कि ए जे लेंथ के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और अगर जे पॉइंट के ऊपर आके गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ज़ीरो हो रही है तो इसका मतलब है जितनी वोल्टेज ए जे लेंथ के अक्रॉस है उतनी ही ईएमएफ इस सेल की है दैट इज़ E1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें साथ में ही उस अननोन वोल्टेज की वैल्यू पता लग गई। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट द वर्किंग ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अब इसके आगे हम कुछ एक और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो ज़रूरी हैं इस सर्किट को फंक्शन करने के लिए। सो लेट अस सी दोस। सो फर्स्ट important point about potentiometer is the balance point will not be obtained on potentiometer wire if the fall of potential across potentiometer wire is less than the EMF of the cell to be measured, that is EMF of the driver cell is lesser than that of the primary cell। अब स्टूडेंट्स, जो हमने एक बड़ा सेल यहाँ पे कनेक्ट किया था
बड़ा सेल मतलब हायर वोल्टेज का। तो ये वाला जो सेल है इसकी वोल्टेज ये वाले सेल से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी बैलेंस पॉइंट रीच होगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि अगर ये 4 वोल्ट का है और ये 4 वोल्ट यहाँ पे ये सारी वायर के अक्रॉस स्प्रेड हो रहा है, तो अगर इसकी वोल्टेज जो है वो 4 वोल्ट से ज़्यादा होगी, तो किसी भी पॉइंट पे मैं जॉकी को कनेक्ट करूँ, ये दोनों चीज़ों की वोल्टेज कभी भी एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएगी। तो इसकी जो 4 वोल्ट की वोल्टेज है, उससे कम ही ये वाले सेल की ईएमएफ होनी चाहिए, तभी बैलेंस पॉइंट अचीव हो पाएगा। तो ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि ये दोनों सेल्स जो हैं, इन दोनों सेल्स की सिमिलर जो पोलैरिटी है वो आपस में कनेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, ये दोनों चीज़ें सेम ही एंड के ऊपर कनेक्ट होनी चाहिए, ताकि ये दोनों सेल ऑपोजिट डायरेक्शंस में करंट को फ्लो कराने की कोशिश करें, तभी बैलेंस पॉइंट आ सकता है। तो पहला जो पॉइंट है हमारे पास कि बैलेंस पॉइंट तभी होगा अगर दोनों का जो ड्राइवर सेल है उसकी ईएमएफ की वैल्यू प्राइमरी सेल की ईएमएफ से ज़्यादा होगी। जो सेकंड पॉइंट है, potentiometer will fail to give null point if same terminals, say positive terminals of the driver and the primary cell are not connected at the same point. अब अगर दोनों सेल ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराने की कोशिश नहीं करेंगे तो बैलेंस पॉइंट तो कभी नहीं आएगा। तो दैट इज़ वाई we need to connect the similar terminals of the primary cell as well as driver cell on the same point. So next one is the working of the potentiometer is based upon null deflection method, so the resistance of wire becomes infinite at the balance point. अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने गैल्वेनोमीटर को किसी एक सुटेबल ऐसे पॉइंट के ऊपर कनेक्ट किया जॉकी की हेल्प से, जहाँ पे जाके गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ज़ीरो हो गई, अब सेल जो थे प्राइमरी सेल और ड्राइवर सेल दोनों में वोल्टेज तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जहाँ पे बैलेंस पॉइंट अचीव हुआ वहाँ पे सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं है, वोल्टेज है करंट नहीं है। इसका मतलब कि उस पॉइंट के ऊपर आके जो रेजिस्टेंस है सर्किट का वो हो जाएगा इनफाइनाइट। अब क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो जो नीचे प्राइमरी सेल लगा है उसमें से भी कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है। यही चीज़ हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि जब हम एक सेल को वोल्टमीटर से कनेक्ट करते हैं तो वो कुछ ना कुछ करंट ज़रूर ड्रॉ करता है। हालांकि वोल्टमीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, बट स्टिल वो करंट ड्रॉ किए बगैर फंक्शन नहीं कर पाएगा। एज अ रिजल्ट वहाँ पे कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ होगा और वहाँ पे जो वैल्यू हमें मिलेगी वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की होगी। लेकिन जब हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ करेंगे एट दैट टाइम इट विल नॉट ड्रॉ एनी करंट व्हेन द बैलेंस पॉइंट हैज़ बीन अचीव्ड। नाउ व्हेन द बैलेंस पॉइंट हैज़ बीन अचीव्ड नो करंट इज़ बीइंग ड्रॉन, तो वहाँ पे जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता लगेगी वो असल में उस सेल की ईएमएफ होगी। तो ये एक आइडियल वोल्ट मीटर है। तो जो इसको हम वोल्ट मीटर के ओवर प्रेफर करेंगे अगर हमने ईएमएफ की वैल्यू को फाइंड करना है, क्योंकि वोल्ट मीटर हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही बता पाएगा, ईएमएफ नहीं बताएगा। नेक्स्ट इज अ 10 मीटर पोटेंशियोमीटर इज रिगार्डेड मोर सेंसिटिव एज कंपेयर टू 4 मीटर पोटेंशियोमीटर। अब स्टूडेंट्स, सेंसिटिविटी ऑफ अ मेजरिंग डिवाइस का क्या मतलब होता है? स्टूडेंट्स, मान लो कि मेरे पास दो एमीटर्स हैं या दो वोल्ट मीटर्स हैं, उनके स्केल्स हैं। अगर एक वोल्ट मीटर, मान लो एक वोल्ट मीटर मैंने कुछ सोर्स ऑफ वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया है और मैं वोल्टेज थोड़ी थोड़ी करके चेंज कर रही हूँ। अगर वो वोल्ट मीटर की जो नीडल है वो बहुत क्विकली वहाँ पे वेरिएशन शो करती है, तो हम कहते हैं कि वो काफ़ी सेंसिटिव है। सेंसिटिव होने का मतलब है कि थोड़ा सा चेंज अगर मेजरिंग क्वांटिटी में आए तो वो इमीडिएटली उसे एनलार्ज करके शो करे, तो हम बोलते हैं कि वो सेंसिटिव है। तो पोटेंशियोमीटर के सेंसिटिव होने का मतलब क्या है? हमें पता है कि जैसे वहाँ पे हमने सपोज किया था 4 वोल्ट की वोल्टेज 4 मीटर के अक्रॉस जाके स्प्रेड हो रही थी, तो हर 1 मीटर लेंथ के अक्रॉस जो वोल्टेज थी वो कितनी थी? 1 वोल्ट थी। हर सेंटीमीटर के अक्रॉस कितनी थी? 0.01 वोल्ट थी एंड सो ऑन। अगर हम वो 4 मीटर वायर की बजाय 10 मीटर की वायर लगा दें, तो वहाँ पे जो 4 वोल्ट पहले 4 मीटर में स्प्रेड हो रहा था, अभी वो 4 वोल्ट 10 मीटर में स्प्रेड होगा। तो हर सेंटीमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू है और कम हो जाएगी। तो नीचे जैसे जैसे हम प्राइमरी सेल की ईएमएफ को थोड़ा थोड़ा अगर चेंज करें, तो यहाँ पे जो चेंज हमें लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ में नज़र आएगा वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो
हम कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर विल बिकम इवन मोर सेंसिटिव। इन जनरल स्टूडेंट्स, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू है दैट गिव्स अस अ रफ आइडिया अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो जितना हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा उतना हम कहेंगे डिवाइस ज़्यादा सेंसिटिव है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था, V अपॉन L था। जैसे जैसे L बढ़ाएंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा तो हम बोलेंगे पोटेंशियोमीटर विल बी मोर सेंसिटिव। Okay students, now after this we have to discuss about two very important applications of the potentiometer. Let us see for what purposes do we use a potentiometer. So let us begin with first one we are going to discuss about, that is the comparison of EMF of two primary cells using potentiometer. तो अगर हमें दो प्राइमरी सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना है, कंपेयर करने का मतलब फॉर एग्जांपल उनकी रेशियो हम फाइंड कर लें। अगर मान लो दो सेल्स हैं, ईएमएफ E1 E2 है, तो E1 अपॉन E2 कितना है, उस चीज़ को फाइंड करने का मतलब होता है कि उनकी ईएमएफ को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स लेट अस सी व्हाट इज़ द सर्किट रिक्वायरमेंट फॉर दिस कंपैरिजन। तो ये वाला पार्ट जो स्टूडेंट्स है ये हमेशा सेम रहता है, चाहे हमने एक सिंगल सेल की ईएमएफ को फाइंड करना है, चाहे हमने दो प्राइमरी सेल की ईएमएफ को कंपेयर करना है, चाहे हमने एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाला पोर्शन हमेशा सेम रहता है कि हमने एक 4 मीटर वायर को कनेक्ट करना है विद द ड्राइवर सेल, एमीटर, रियोस्टेट एंड अ की, जिससे कि सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू फ्लो कर सके। उसके अलावा हमने और क्या क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए पॉइंट यहाँ पे है, तो ए पॉइंट जो है यहाँ पे ही हमने बाकी का रिमेनिंग सर्किट, अगर कोई और सेल कनेक्ट करना है उसका पॉजिटिव वगैरह यहाँ पे ही हमने कनेक्ट करना है। सो लेट अस बिगिन। इसके बाद अगर हमने यहाँ पे दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना है तो हमें वो दो सेल्स जो हैं वो कनेक्ट करने पड़ेंगे ए एंड के अक्रॉस। स्टूडेंट्स जैसे कि आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि दोनों सेल्स जो हमने यहाँ पे कनेक्ट किए हैं उन दोनों का पॉजिटिव हमने उसी एंड के ऊपर कनेक्ट किया है जहाँ पे हमने ड्राइवर सेल की ड्राइवर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है। उसके अलावा हमने सर्किट में यहाँ पे दो कीज़ छोड़ी हैं K1 एंड K2, जिनको हम अपनी मर्ज़ी से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और एक रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे लगाया गया है। इसका पर्पज़ है कि सर्किट में करंट की वैल्यू एकदम से इतनी ना हो जाए कि जो गैल्वेनोमीटर है वो वहाँ पे बर्न आउट हो जाए, तो उस करंट को उसको कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इनिशियली हम क्या करेंगे, हम ये जो की K1 है सबसे पहले इसको क्लोज़ करेंगे और इसको क्लोज़ करके हम बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे। वो बैलेंसिंग लेंथ जो आएगी वो इस वाले सेल की ईएमएफ को कॉरस्पॉन्ड करेगी। उसके बाद हम K1 की को निकाल देंगे और जो K2 की है इसको कनेक्ट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर से बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे। मान लो वो लेंथ आती है L2 और हम L2 की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और वो जो बैलेंसिंग लेंथ होगी दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू द ईएमएफ ऑफ दिस सेकेंड सेल। सो लेट अस बिगिन विद, so consider the circuit as shown. So let initially key K1 is inserted and the balancing length is found to be L1. तो शुरू में हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ जो आ गई है वो L1 आ गई है। ये बैलेंसिंग लेंथ किसको कॉरस्पॉन्ड कर रही है, EMF ऑफ द सेल E1। अब हमें क्या पता है कि जो हमें पता है ऑलरेडी कि जो प्रिंसिपल हमने देखा था पोटेंशियोमीटर का वो क्या था, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो अगर यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आके बैलेंसिंग लेंथ आ रही है तो ये वोल्टेज किसको कॉरस्पॉन्ड कर रही है, ये वाले सेल की ईएमएफ को। तो ये ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल होगी, बैलेंसिंग लेंथ के, जो कितनी है L1। तो यहाँ पे E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 है। तो एज अ रिजल्ट फर्दर E1 विल बी इक्वल टू K टाइम्स L1। यहाँ पे K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। सिमिलरली इसके बाद अगर हम K1 वाली की जो थी इसको निकाल दें और K2 वाली की जो है उसको क्लोज कर दें, तो अभी कौन सा सेल सर्किट में आ जाएगा, जिसकी ईएमएफ है E2, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लो जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है वो आ रही है L2 इस पॉइंट के ऊपर। तो उस सेल की जो ईएमएफ होगी E2 वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, L2 के प्रोपोर्शनल होगी। तो एज अ रिजल्ट जो ईएमएफ की वैल्यू है सेकेंड सेल के लिए वो कितनी हो जाएगी, K इंटू L2। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं 1 एंड 2। अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने से हमें क्या पता लग जाएगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन
L2। तो अगर मुझे L1 और L2 की वैल्यू पता है तो वहाँ से हम E1 और E2 की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। तो सिंपली हमें दो सेल्स को एक एक करके सर्किट में कनेक्ट करना है, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ को फाइंड करना है और उनकी रेशो को फाइंड करते ही हमें दोनों की EMF का कंपैरिजन मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।